आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर 7 है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर के नोट्स बनाया हूं, बहुत ईजी तरीके से आपको समझाऊंगा भी, और साथ ही साथ हर नोट्स के साथ उसका फोटो उसका वीडियो मैं यहाँ पर लगाया हूँ, और वो भी 3D मॉडल में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपको ये फोटो दिख रहा है तो ये 3D का मतलब होता है जिस तरह से हम घुमाना चाहें उस तरह से घूमेगा और आपको समझाएंगे उस तरह बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो 3D फोटो इसी को बोला जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से ये ऑरेंज है 3D में, जिस तरह से नचाना चाहते हैं उस तरह से नाचता है। इसी तरह से यहाँ वाटरमेलन तरबूजा है, जिस तरह से नचाना चाहे उस तरह से नाचता है। तो इसी तरह से हर डिफिनीशन के साथ उसका पिक्चर दिया हूँ। देखिए बच्चे या हम लोग बच्चे थे तब तक जो फिगर होते हैं वो जल्दी दिमाग ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए हम इस वीडियो में फिगर के साथ हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और क्लास 10 में हैं और आप चाहते हैं कि 10th की तैयारी में आपका बढ़िया नंबर आए तो इस तरह के चैनल के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर ले। और चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें नियंत्रण एवं समन्वय का, जैसे कि रासायनिक संघटक तथा कार्यविधि के आधार पर पादप हार्मोन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब ये पादप हार्मोन क्या होता है? ये सब जो दिख रहे हैं ना, ये सब बीज है, ये जन्म रहा है, ये पादप हार्मोन होते हैं। अब ये पादप हार्मोन को 5 वर्गों में बांटा गया है। उसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला नंबर है ऑक्सिन, दूसरा नंबर है जिबरेलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड और पाँचवा जो है आपका एथिलीन है। अब ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये इसी तरह का है, हम आपको इसके बारे में आगे बताएंगे, घबराइए नहीं। सबसे पहले ऑक्सिन के कार्य देख लेते हैं। ये कोशिका विभाजन और कोशिका दृघन में सहायक होता है। ये कोशिका को विभाजन करने में और कोशिका दृघन में भी सहायक होता है। ऑक्सिन तने के वृद्धि में सहायक होते हैं या प्राय बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। जो बीज रहित फल होते हैं उसके उत्पादन में सहायक होते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, इसमें भी बीज रहित है, बीज इसमें रहते हैं, तो इस तरह के पौधे में ये सहायक होते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया कि ऑक्सिन के कार्य क्या होते हैं। अभी हम आगे देखते हैं, ये सब उसी का है, पूरा पिक्चर उसी का है, ऑक्सिन का ही है। अब हम देखते हैं जिबरेलिन्स के कार्य। यह पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है, स्तंभ की जो लंबाई होता है उसमें वृद्धि करता है। इनके उपयोग से बड़े आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में ये ऑक्सिन की तरह कार्य करते हैं और ये सहायक भी होते हैं। चलिए अगला देखते हैं साइटोकाइनिन के कार्य। साइटोकाइनिन के कार्य क्या होते हैं? ये पौधे में जीर्णता को रोकते हैं एवं पूर्ण हरित को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं। इससे पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है। यानी कि पौधे में जो आप देखते हैं हरा रहता है, वो पौधे ज़्यादा देर तक हरा रहता है और लंबे समय तक हरा रहता है। उसका मेन कारण है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का ही मेन कारण होता है कि पौधे को ज़्यादा लंबे समय तक हरा रखता है। ये देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिख रहा होगा कि ये हरा पौधा है, यहाँ पर हरा पौधा जैसे देख रहे हैं, वाटरमेलन, संतरा है, ये सब। अब देखिए एब्सिसिक एसिड, यह एक ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसे किसी भी पौधे पर छिड़कने पर शीघ्र ही पत्तियों का विलंघन हो जाता है। अब विलंघन क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताए हुए हैं। यह पत्तियों के मुरझाने और विलंघन होने में सहायक होता है। यह पत्तियों को मुरझाने में और विलंघन होने में भी सहायक होता है। जैसे आप खेत उत में खरपतवार उग जाता है, उसको हटाना पड़ता है। तो अब देखिए विलंघन होता क्या है? सामान्यतः पौधे से पत्तियों का पतन या झरण विलंघन कराता है। अब पौधे से पत्तियों का विलंघन, पौधे से पत्तों को हटाना और एक नए पत्ते को उगना, वो विलंघन कहलाता है। विलंघन के क्या कार्य होते हैं? विलंघन के प्रमुख कारणों में पोषक तत्वों का भूमि से कम हो जाना, अवशोषण हो जाना, वृद्धि रोधक पदार्थ उदाहरण जैसे कि एब्सिसिक अम्ल का उत्पन्न हो जाना। हार्मोन विलंघन को प्रभावित करता है। ये पौधे के भीतरी ऊतकों को रक्षा करने के कारण इन्हें रक्षक ऊतक भी कहा जाता है। पौधे के भीतरी जो होता है ऊतक उसको रक्षा करता है, इसीलिए इसको रक्षक ऊतक भी कहा जाता है विलंघन को। ठीक है। उसके अलावा कर्क से बोतल में लगने वाले कॉर्क के ढक्कन इन्हीं से निर्मित होते हैं। कर्क से बोतल में लगने वाले जो ढक्कन होता है वो इसी से निर्मित होता है। जल इनमें प्रवेश नहीं कर पाता, ये अम्ल रोधिक होता है, जल इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ये एब्सिसिक एसिड है, इसका पिक्चर यहाँ पर देख सकते हो, ये इस तरह का होता है। चलिए अब आपको डिफिनीशन हम बढ़िया से समझा दिए। अब अगला चीज़ है जैसे कि एथिलीन के कार्य। आप जानते हैं कि फल जो पकता है वो मेन कारण क्या होता है? एथिलीन का कार्य होता है। तो यह पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है और विस्तृत होकर फलों के पकने में सहायक करता है। अतः इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। फल को पकाने में इसका मेन मकसद होता है और मेन कारण होता है। जैसे कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम मतलब होता है कि बिना समय से,
जैसे समय से जो फल पकता है वो कृत्रिम नहीं होता, जो समय से फल नहीं पकता है। जैसे कि आम देखते हैं आजकल कार्बाइड वाला हो गया है, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं आम का, और इस तरह से देख रही है यहाँ पर कार्बाइड रखा जा रहा है, और इस पिक्चर में आपको बढ़िया से दिख रहा होगा, ठीक है ना, कि ये चारों तरफ से कार्बाइड रख रहा है, और यहाँ पर ये कार्बाइड वाला आम पका हुआ है। हम आप लोग क्या करते हैं, कार्बाइड वाला आम जो घाव फुसरी ज़्यादातर प्रॉब्लम करता है आजकल हो गया है ना, तो ये मेन कारण होता है एथिलीन के कारण होता है। एथिलीन से ही फल को पकाया जाता है समय से पहले कृत्रिम तरीके से। अभी हम देखते हैं मनुष्य की मस्तिष्क के बारे में, जो हम आपको थंबनेल पर दिए होंगे। मस्तिष्क जो होता है एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी की होती है, ठीक है। यानी कि ये आपके देखिए माइंड जो होता है, ब्रेन, वो पूरे बॉडी का कंट्रोल करता है, सिर्फ और सिर्फ दिल को कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि दिल माइंड के कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन बाकी बॉडी में जितने पार्ट्स हैं वो सब लगभग माइंड के कंट्रोल में। 90% पार्ट्स, 10% कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो माइंड के कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप वो धड़कते रहता है। जैसे दिल है, वो दिमाग कहे चाहे ना कहे तभी भी धड़कते रहेगा, ठीक है। तो ये मस्तिष्क है, यहाँ पर देख सकते हैं ये अगल प्रमस्तिष्क है कैप्सूल। तो यहाँ पर पूरा पिक्चर आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से मस्तिष्क बना होता है। और यहाँ पर आपको देखिए इसका औसतन आयतन लगभग जो था 1650 ml तथा औसत भार करीब 1.5 kg यानी 1.5 kg इसका भार होता है, ठीक है। ये देख रहे ये है, और हम इसको बढ़िया से डिफाइन करेंगे, आप घबराइए नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसको 3D में हम आपको समझाइए, यहाँ से देख सकते हैं इधर में, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा पार्ट्स को हम यहाँ पर कर देते हैं। ये 3D मॉडल पिक्चर है। तो इसका आयतन लगभग 1650 ml और इसका भार जो है 1.5 kg के आसपास में होता है। 1.5 kg जानते हैं, 1.5 kg। चलिए अगला देखते हैं। मस्तिष्क को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया हुआ है। अब हम आपको पिक्चर भी बताएंगे, घबराइए नहीं। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। उसमें से अग्र मस्तिष्क होता है, ये पश्चिम मस्तिष्क होता है, और ये मध्य मस्तिष्क जो होता है इसके बीच में होता है, ठीक है। बीच में मतलब यहाँ पर ये होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य का मतलब होता है बीच में। अब देखिए हम यहाँ पर पिक्चर लिए हुए हैं, इस पिक्चर के माध्यम से समझे। ये इसका अंदर वाला भाग है, तो ये अंदर वाला भाग है, तो इसमें तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसमें समझ में आएगा। ये देखिए अग्र वाला भाग है, ये अगला वाला भाग है, ये पिछला वाला भाग, जैसे कि हम आपको कर दें, ये पिछला वाला भाग हुआ, और बीच में जो है यहाँ पर इस एरिया में आपको जो है ये मध्य मस्तिष्क होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी 3D मॉडल में यह पिक्चर पूरा माइंड जो होता है आपका ब्रेन, वो अंदर से ऐसा ही रहता है, और यहाँ से आपका ये नॉल पूरा अंदर की तरफ लगा रहता है ये वाला, और इस तरह से ये घूमता रहता है। और यहीं पर मध्य मस्तिष्क होता है, यहीं पर मध्य मस्तिष्क बीच में यहीं पर होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दिमाग होता है। हम आपको हर पार्ट्स बाई पार्ट्स बताएंगे, घबराइए नहीं। अग्र मस्तिष्क जो होता है ये 2 भागों प्रमस्तिष्क और सेरेबेरम में होता है। प्रमस्तिष्क कहिए तब या सेरेबेरम कहिए तब। और ख नंबर होता है डाइएन्सेफ्लॉन में बांटा जाता है। दूसरा का डाइएन्सेफ्लॉन होता है, पहले का प्रमस्तिष्क या सेरेबेरम होता है, दूसरा का डाइएन्सेफ्लम, ठीक है, यानी डाइएन्सेफ्लॉन में बांटा जाता है। डाइएन्सेफ्लॉन होता है इसका नाम होता है। थोड़ा उच्चारण में अगर गड़बड़ हो रहा होगा तो माफ़ कीजिए। अब देखिए प्रमस्तिष्क या सेरेबेरम क्या होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, ठीक है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, हर्ष, कष्ट के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय सेरिबेरम के द्वारा होता है। यानी सेरिबेरम का मेन कारण देख लीजिए आप, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मेन कारण है। ये मानव में किसी बात को सोचने समझने की क्षमता देता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, कार्य करने की क्षमता देता है, आपको प्रेम, घृणा, किसी से प्यार हो जाता है, किसी से नफरत हो जाता है, किसी का कारण कष्ट हो जाता है, किसी से खुशी हो जाते हैं, तो ये सब के लिए ये सेरेबेरम करता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। जिस व्यक्ति में औसत से छोटा होता है वह व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है। नहीं देखते किसी आदमी को बार बार समझाएंगे और वो समझते नहीं रहता है, इसका मतलब है कि वो मंद बुद्धि है। इसका मतलब है कि उसमें सेरिबेरम जो है बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही छोटा है, तब जा करके उसके दिमाग में कोई चीज़ नहीं समझता रहता है। अब देखिए आगे है डाइएन्सेफ्लॉन यह कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब रो रहे इस पर रोक लगाना है, तो ये डाइएन्सेफ्लॉन जो होता है, डाइएन्सेफ्लॉन जो होता है ये काम उस पर करता है। ये दर्द को महसूस कराता है, इसको रोकने में, आपको हिम्मत देने में। आपको चोट लगा है, इस उंगली में कट गया है, ब्लड निकल रहा है, लेकिन आपको रोने मन आ रहा है, तो आप जब नहीं रोते तो ये मेन कारण होता है डाइएन्सेफ्लॉन का। डाइएन्सेफ्लॉन ये इसको रोकने का कार्य करता है। अब देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए, नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और इस तरह से आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अब देखिए प्रमस्तिष्क से यहाँ पर हम इसको चालू करेंगे, यहाँ से आपको बढ़िया से समझ में आएगा। देख लीजिए ये पूरा ये ब्रेन है आपका नाच रहा है। अब ये ब्रेन नाच रहा है तो हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। इसमें आपको 3 भाग, जैसे कि यहाँ पर सेरेबेलम होता है, यहाँ पर सेरेबेलम हो और ये ब्रेन स्टीम है, ठीक है। हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे, घबराइए नहीं। जैसे कि अगला पार्ट सब आपको दिखाएंगे और डिफाइन करेगा। ये देखते फ्रंट लेवल है, ये यहाँ पर आपका अलग लेवल होता है, ये पूरा डिफाइन कर रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा कौन पार्ट्स डिफाइन हो रहा है। और उसके बाद हम आपको बता दें और भी, जैसे कि ये खत्म हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा आपको समय लगेगा, ये नाच रहा है। तो ये ब्रेन का पूरा पार्ट्स होता है, फ्रंट लेवल होता है, ये 3 भाग, अगला ये मध्य होता है और ये पिछला भाग होता है। इस तरह से आपका ये ब्रेन होता है और ब्रेन को ये डिफाइन करता है कि किस तरह से आपका ब्रेन होता है। अभी हम आपको कुछ चीज़ और डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पर होता है और ये ब्रेन स्टेम होता है, सेरेबेलम होता है, ये फ्रंटल लेवल होता है, फ्रंट लोब होता है। इस तरह से आपको ये डिफाइन हो गया। अब हम आपको अगले चीज़ बताते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें, ये ब्रेन का था, अभी हम आपको रियल ब्रेन दिखाएंगे कि रियल में ब्रेन होता कैसा। और वो ब्रेन को आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में भी मिल जाएगा, लेकिन हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे, घबराइए नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ब्रेन नाच रहा है, ये भी 3D मॉडल में नाच रहा है। तो हम आपको बोले कि 3D मॉडल के साथ हम दिखाएंगे। तो होता है अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम और मस्तिष्क स्टेम। अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम जो होता है, ये अनुमस्तिष्क मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति, ठीक है, उसके अलावा जो होता है इत्यादि का नियंत्रण करता है, ठीक है, यानी संतुलन करने में, दिमाग को शांत करने में, मुद्रा समन्वय, जैसे मेडिटेशन कोई करता है, ठीक है, इस समय ये काम करता है। यदि मस्तिष्क से सेरेबेलम को नष्ट कर दिया जाए तो समान ऐच्छिक गतियाँ असंभव हो जाएगी। गतियाँ जो होती है, समान ऐच्छिक गतियाँ जो होती है आपके अंदर, वो नष्ट हो जाएगी, ठीक है। उदाहरण के लिए हाथों का परिचालन ठीक से नहीं होगा, आपका हाथ सही से नहीं उठेगा। नहीं कहता किसी को हवा लग गया है तो उसके अंदर में सेरेबेलम जो होता है काम करना बंद कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो वस्तु को पकड़ने में हाथों की कठिनाई होगी। अब किसी चीज़ को पकड़ रहे तो पकड़ेबे नहीं करेगा, ठीक है, तो इसमें कठिनाई होगी। चलना मतलब मुश्किल हो जाएगा, दौड़ना मुश्किल हो जाएगा, चलेंगे दौड़ेंगे तो गिर जाएगा। जैसे बच्चा सब शुरू में होता है, चलता दौड़ता रहता है, गिर जाता है, किसी चीज़ को सही से नहीं पकड़ता, उसके अंदर सेरेबेलम अभी धीरे धीरे कनेक्ट होता रहता है, ठीक है। और इस तरह से ये करता है, नियंत्रण सेरेबेलम को नष्ट होने से समाप्त करता है। और इस प्रकार बातचीत करने में कठिनाई होगी, क्योंकि जब जीभ और जोड़ों की पेशियों के कार्य का समन्वय नहीं हो पाएगा, तब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं और ये जीभ जो है मुंह के बीच में आ जाएगा तो कट जाएगा। तो इस तरह से इसको कंट्रोल करने का मेन कारण जो होता है सेरेबेलम करता है। और हम इतना तेज बोल रहे हैं, इसको अंदर कर देता है, ठीक है। और जीभ पकड़ के बोलेंगे कुछ भी नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना, बस समझ रहे हैं। ये इसका पिक्चर है, जो पिक्चर यहाँ पर डिफाइन किया गया था उस पिक्चर को हम यहाँ पर दे दिए। आपको अगर अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब मस्तिष्क सिस्टम, ये पोंस बेरेलाई होता है, मेडुला, इसके 2 भाग होते हैं। मेडुला अलंगबेटा होता है, पोंस बेरेलाई यह शोषण को नियंत्रित करता है। इसके 2 भाग होते हैं। यहाँ पर ये एक्चुअली में आती है, देखिए ये जो है ये 2 भाग ही हैं, इसका ये कुछ भाग भी नहीं है, ठीक है। ये मेडुला इसका पहला भाग होगा, ये दूसरा भाग होगा, ठीक है। तो पोंस बेरेलाई जो होता है यह श्वसन को नियंत्रित करता है। श्वसन जैसे हम जानते हैं, पिछले चैप्टर में आपको बताए थे। अगर आप नहीं देखे तो यहाँ आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। ये क्या करता है, श्वसन जो होता है उसको नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लिंगटा, ये मेडुला द्वारा आवेगों का चालन मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच होता है। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं जो हृदय संपादन या हृदय की धड़कन, रक्तचाप और श्वसन गति की दर का नियंत्रण करता है। मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों के स्राव इत्यादि का ये नियंत्रण करता है। अगला हम देखते हैं, ये मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है। यहाँ से आप देख सकते हैं ब्रेन के कौन पार्ट्स कहाँ पर होते हैं, आपको डिफाइन हम कर दिए हैं। आप देख सकते हैं, इसका पिक्चर उसे बनाने के लिए कहे तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं मस्तिष्क के कार्य। मस्तिष्क के कार्य क्या होते हैं, हम ओरिजिनल मस्तिष्क हम आपको बोले तो दिखाएंगे। ये है ओरिजिनल मस्तिष्क, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा हम जूम कर दे और आपको दिखेगा ये ओरिजिनल मस्तिष्क है। और इसका ऑपरेशन हो रहा था उस समय का पिक्चर है, ठीक है। ये ओरिजिनल मस्तिष्क है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह से ओरिजिनल मस्तिष्क आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में भी जाकर देख सकते हैं। ये ओरिजिनल मस्तिष्क इसका धड़क रहा है, मस्तिष्क यहाँ पर धड़क रहा है। चलिए अब हो गया, अगला चीज़ देखते हैं। अगला हम जो देखते हैं यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा आवेग ग्रहण। आवेग ग्रहण क्या होता है, मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से आवेगों को ग्रहण करता है। मस्तिष्क क्या करता है, आवेग ग्रहण क्या करता है, ये सभी संवेदी अंगों से आवेगों को ग्रहण करता है। मस्तिष्क में ही ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण भी होता है। अब ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया, विभिन्न संवेदी अंगों से जो आवेग मस्तिष्क में पहुंचते हैं, विश्लेषण के बाद मस्तिष्क उनकी अनुक्रिया के लिए उचित निर्देश निर्मित करता है। विभिन्न आवेगों का सहसंबंध,
मस्तिष्क को भिन्न भिन्न संवेदों अंगों से एक साथ कई तरह के आवेग या संकेत प्राप्त होते हैं। मस्तिष्क इन आवेगों को सहसंबंधित कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलतापूर्वक समन्वय करता है। सूचनाओं का भंडारण। मानव मस्तिष्क का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य सूचनाओं को भंडार करता है। सूचनाओं का भंडार करना मेन कारण होता है। जैसे सूचना हम पढ़े उसको स्टोर करेगा, तो ये सूचनाओं का भंडारण ही मेन काम करता है। ठीक है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं चेतना या ज्ञान के रूप में संचित रहती है, इसीलिए मस्तिष्क को चेतना का भंडार या ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। मस्तिष्क को चेतना का भंडार या ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। अभी हम देखते हैं प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, ये आप पिक्चर देख रहे हैं प्रतिवर्ती चाप का है। जैसे किसी चीज़ को प्रेरक तंत्रिका है और यहाँ से देख रहे ग्राही उष्मा दर्द हो रहा है, त्वचा में ग्राही हो रहा है। अब हम इसके बारे में बताएंगे, घबराइए नहीं। न्यूरॉनों में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है। इन पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप का मतलब होता है कि न्यूरॉन में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है। इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूरॉन वगैरह है, ये न्यूरॉन का ही पिक्चर है और यहाँ से ये पथ पर ट्रांसफ़र हो रहा है और इस तरह से इसका काम करता है। इसको हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। हार्मोन क्या होता है, ये विशिष्ट कार्बनिक यौगिक है जो बहुत कम मात्रा में अंतः स्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होते हैं। इनकी बहुत थोड़ी मात्रा ही विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियात्मक कार्यों के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हार्मोन का ही पिक्चर है और ये हार्मोन जो होता है कहा जाता है कि ये लेप्टिन, इंसुलिन और गैलिन ये बटा रहता है और ये हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, देखते हो किसी किसी आदमी के पैर में हाथ में ज़्यादा बाल हो जाता है, किसी किसी को पहले दाढ़ी उग जाता है, तो उस स्थिति में उसको हार्मोन ज़्यादा है। ठीक है, मनुष्य के अंतःस्त्रावी तंत्र जो है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। मनुष्य के अंतःस्त्रावी तंत्र क्या क्या होते हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रेन ग्रंथि, अग्नाशय, स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति और वृषण, ये सब होता है मनुष्य के अंतःस्त्रावी। हम देखते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतर्ग्रंथियाँ निम्नलिखित है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एंड्रीन ग्रंथि, अग्नाशय की लैंग्रास की दुबकाय और 6 नंबर है जनन ग्रंथियाँ या अंडाशय या वृषण ग्रंथि होता है, जिसमें मानव जैसे महिलाएं सब जो होती है उसमें अंडाशय और बच्चे पैदा करने की काम के लायक होते हैं, वो जनन ग्रंथियाँ होती हैं। अगले हम इस सब का डिफिनेशन बताएंगे। प्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, ये आप देख रहे हैं प्यूटरी ग्रंथि यहाँ पर, ये प्यूटरी ग्रंथि यहाँ पर होता है, ये प्यूटरी ग्रंथि होता है। ये देख रहे हैं यहाँ पर ये ठीक है, और ये होता है इसका ये मेन भाग। ठीक है, चलिए प्यूटरी ग्रंथि कई अन्य अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यानी प्यूटरी ग्रंथि को पूछेगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो प्यूटरी ग्रंथि को भी मास्टर ग्रंथि कहते हैं। प्यूटरी ग्रंथि 2 भागों में बटा होता है, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक। अग्रपिंडक और पश्चपिंडक होता है। अग्रपिंडक द्वारा स्त्रावित वृद्धि हार्मोन है तथा पश्चपिंडक द्वारा स्त्रावित हार्मोन शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। जैसे हम आपको यहाँ पर पिक्चर बताए थे हार्मोन के बारे में, हार्मोन यहाँ पर तो एक ही है। हार्मोन के बारे में जैसे हम आपको पिक्चर बताया तो आपको बता दिए, देखिए ये है, तो ये हार्मोन का ही पिक्चर है। तो चलिए अब आपको हम बता दिए, अब आगे चलते हैं, आपको आगे बताते हैं। ठीक है, तो ये मेन काम होता है, ये सहायक करता है। और अगला देख लेते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड जो होता है, इस ग्रंथि से थायराइडॉक्सिन हार्मोन प्रवाहित होता है। इस हार्मोन में आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। थायराइडॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के समान उपापचय का नियंत्रण करता है, अतः यह शरीर के समान वृद्धि विशेषकर हड्डियों, बालों इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन कम बनाता है। यानी कि आयोडीन की कमी से थायरॉइड ग्रंथि द्वारा जो बनाने वाला हार्मोन होता है वो थायरॉक्सिन कम बनाता है। कम मतलब बहुत कम बनाता है। इस हार्मोन के बढ़ने की गति को बढ़ाने का प्रयास में कभी कभी थायरॉइड ग्रंथि बढ़ जाती है। अब बढ़ाने के प्रयास से घेगा या गलकंड हो जाता है। तो देखिए हार्मोन को बढ़ाने की प्रवृत्ति में क्या होता है, अचानक ये निकल जाता है, घेगा रोग हो जाता है, यहाँ पर घेगा रोग, ठीक है, या गलकंड जो बोलते हैं उसको। तो ये हार्मोन के मेन कारण से ही होता है। ये थायराइड ग्रंथि के कारण घेगा रोग ये सब हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थायरॉक्सिन की कमी से शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि प्रभावित होती है। अगले देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। इसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रण करते हैं। और अब देखते हैं एड्रीन ग्रंथि। एड्रीन ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एक होता है बाहरी कॉर्टेक्स और अंदरूनी मेंडुला। अब देखिए इसमें हम आपको बता दें एड्रीन कॉर्टेक्स यानी बाहरी कॉर्टेक्स द्वारा स्त्रावित हार्मोन क्या क्या होता है। देखिए थोड़ा बायोलॉजी है, थोड़ा लैंग्वेज आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको ईजी तरीके से आपको समझाएं। देखिए यहाँ पर कह रहा है ग्लूकोकार्टिकोइड्स
यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं बासा उपाचय को नियंत्रण करता है। अब अगला देखना है मिनरल लोकोटाकिया वाइडस। इनका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करना। यह शरीर में जल संतुलन को भी नियंत्रित करता है। लिंग हार्मोन, यह हार्मोन पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्तन, व्राय लिंग बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण का निर्माण करता है। यौन आचरण जानते हैं ना, यौन आचरण जैसे सेक्सुअल होता है वो। अब देखिए एंड्रीन मेंडुला, एंड्रीन मेंडुला द्वारा स्रावित हार्मोन और उसके कार्य। एंड्रीन ग्रंथि के इस भाग द्वारा निम्नलिखित 2 हार्मोन स्रावित होते हैं एपिनेफ्रिन। अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव, डर, गुस्सा एवं उत्तेजना की स्थिति में इस हार्मोन का स्राव होता है। जब डर आपके अंदर समा जाएगा, उत्तेजना हो जाएगा, ठीक है, तब जाकर के ये एपिनेफ्रिन जो होता है, एपिनेफ्रिन वो आपको जो है अंदर आपके अंदर से जो होता है वो निकलता है ये हार्मोन। और ये एक्साइटेड होने के कारण, डर, गुस्सा, ज़्यादा खुशी होने की वजह से भी ये निकलता है, ठीक है, हार्मोन। अब देखिए नारेपिनेफ्रिन जो होता है ये समान रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता को तेज करता है, ठीक है। अब बहुत दिन से हिंदी पढ़ना थोड़ा छूट गया हुआ है क्योंकि सीबीएसई वाला को पढ़ाते हैं, अब हिंदी मीडियम वाला को पढ़ाते हैं तो थोड़ा हिंदी थोड़ा लैंग्वेज होता है वो अटपट होने लगता, नहीं, संकुचनशीलता को तेज करता है। अब देखिए अग्नाशय की लेग हैरस की दीपिकाएँ, ठीक है। अगला जो 5वां पॉइंट है ये आपका जो दिख रहा है ये हम बताएंगे। इसके हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा बनता है उसको ये नियंत्रित करता है। अगर बेसी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा, इसलिए नियंत्रित कंट्रोल कर लगता है। 6 नंबर है जनन ग्रंथियाँ, अंडाशय या वृषण महिलाओं का भाग होता है और हम लोग को नहीं होता है, ठीक है। अंडाशय के द्वारा कई हार्मोन का स्राव होता है। बालिकाओं को शरीर में यौवनावस्था होने वाली सभी परिवर्तन इन्हीं हार्मोन के कारण होता है। अब देखते हैं कि आजकल लड़कियां जो है जल्दी जवान हो जाती है, उसका मेन कारण क्या है कि मांस मछली का ज़्यादा सेवन करना, जिसके कारण जनन ग्रंथि, अंडाशय तथा वृषण जल्दी उत्पन्न होने लगता है और वो जल्दी जवान हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखा जाता है जो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसके पीरियड में प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ में प्रॉब्लम होता है। अब देखिए वृषण द्वारा स्राव हार्मोन को एंड्रोजेंट्स कहते हैं। सबसे प्रमुख एंड्रोजेंट्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये देखिए एक बार और पढ़ देते हैं, वृषण द्वारा स्राव हार्मोन को एंड्रोजेंडस कहते हैं। सबसे प्रमुख जो एंड्रोजेंडस हार्मोन को वो हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन किसे कहते हैं, सबसे प्रमुख एंड्रोजेंस हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया है। बहुत ही हम मेहनत से बनाए थे। अगर आप थोड़ा सा लाइक कर देंगे, वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो हमारा मेहनत कामयाब हो जाएगा और हम फिर मोटिवेशन के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ फिर हम 8वां चैप्टर आप सभी के साथ ले करके फिर से प्रदर्शित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।